माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस प्रकार का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथ। चाहूंगा आपसे इसका थोड़ा हिंदी में रूपांतरण करके बताएं, क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आएगा। माघ मकर गति रवि जब होई, जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, उस समय तीर्थराज प्रयाग में ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हमारी एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दूं कि डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान रहता है। आप नारी शक्ति संस्थान, जो कि आजमगढ़ का एक संगठन है, महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति हमेशा काम करता है और जबरदस्त काम करता है, तो आप उसकी अध्यक्ष भी हैं। और साथ ही साथ आप आजमगढ़ की बेटी हैं। ये सभी हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आजमगढ़ की बेटी ने कमाल किया है। इतनी कम उम्र में आपने जो उपलब्धि हासिल की है वो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती है। आपके विषय में और आगे बताता चलूं कि आपके पति श्री आशुतोष द्विवेदी जी मऊ में IAS हैं, मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले वो आजमगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और काफी लोकप्रिय रहे अपने कार्यकाल के दौरान। तो आज हमारे लिए बेहद खास मौका है, वक्त है आजमगढ़ की बेटी से बातचीत करने का। एक हमारे सभी के लिए, हम सभी के लिए, सभी आजमगढ़ वासियों के लिए जो देश विदेश कहीं में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, उन सभी के लिए आज गौरव भरा क्षण आपकी वजह से मिला है। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मैं चाहूंगा कि आप जरा मुझे किताब दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है कुंभ मीमांसा। जैसा कि आप मेरे हाथों में इस पुस्तक को देख रहे हैं, इसी का विमोचन किया गया है। और ये आप ही के द्वारा, डॉक्टर वंदना द्विवेदी जो कि प्रोफेसर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया है। तो हम सभी के लिए गर्व का पल है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, किस तरह से इन्होंने साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दी हैं, किस तरह से इन्होंने महिला अधिकारों और सुरक्षा के प्रति काम किया है, क्या सोच करके उन्होंने कुंभ मीमांसा को लिखा है। तो बहुत सारी बातों पे शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कुंभ मीमांसा के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने से स्वतः ही हमारे दर्शकों को बताएं आपका परिचय, आजमगढ़ से संबंध क्या है, किस तरह से आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने आप को समर्पित रखती हैं, किस तरह के आपके कार्यक्षेत्र, उन सभी चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को पहले आप बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर वंदना द्विवेदी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, विभागाध्यक्ष संस्कृत, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ में संप्रति कार्यरत हूँ। मैं विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हूँ। मेरी जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दीक्षा है वह ग्रामीण परिवेश में संपन्न हुई है और इसके पश्चात मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से सारी शिक्षा दीक्षा मैं वहाँ से संपन्न की हूँ। आपने कुंभ मीमांसा लिखी है, उसके पीछे बताएं आखिर क्या सोच करके आपने लिखा, इसका उद्देश्य क्या है लिखने का? मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार, जो विचार पवित्र हो उसको मीमांसा कहते हैं। कुंभ में मेरे पतिदेव 2006-07 में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे और 2013-14 के कुंभ में वह अपर जिलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी कुंभ के पद पर प्रतिष्ठित थे, जिसमें मेरा आना जाना होता रहता था। इस दौरान आप काफी करीब रही कुंभ से करीब थे और मेरी एक यह आस्था का प्रतिफल है, जो यह एक पुस्तक नहीं कहेंगे, एक धार्मिक ग्रंथ है जो कुंभ से जुड़े हुए तथ्यों को श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराया। इसमें किस तरह के तथ्यों का समावेश है? इसमें कुंभ के जो पौराणिक संदर्भ हैं और कुंभ किसे कहते हैं, कुंभ का ज्योतिष दृष्टिकोण से क्या महत्व है, कुंभ कहाँ कहाँ पर होता है, चतुर्विधा कुंभ कहाँ है, इस सब का वर्णन किया गया है। अच्छा, एक आम लोगों के मन में धारणा बनी रहती है जैसे कुंभ को लेकर के वो नागा साधु सुबह में तलवारें लेकर के भांजते हुए आएंगे, रास्ते में जो पड़ेगा काट देंगे, पीट देंगे। आखिर कुंभ है क्या? कुंभ के विषय में थोड़ा बताएं। बहुतायत संख्या में लोगों को नहीं पता है कि कुंभ क्या है। कुंभ एक तरह से
जहाँ पर हम समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत भरा घड़ा निकला है और उसकी जो बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी हैं वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। और जब सूर्य मेष राशि में चला जाता है, उत्तरायण होता है, उस समय यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। इस प्रकार का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथ। चाहूंगा आपसे इसका थोड़ा हिंदी में रूपांतरण करके बताएं, क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आएगा। माघ मकर गति रवि जब होई, जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, उस समय तीर्थराज प्रयाग में ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके किताब के ही अंश हैं जो पंक्तियां आपने सुनाई? जी, रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है। किताब का कुछ ऐसा श्लोक हो जो संस्कृत में हो? हाँ, जैसे अभी प्रसंग है तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का चल रहा है, तो मैं स तीर्थराजो जयति प्रयाग, प्रयागराज की मैं सर्वप्रथम स्तुति करती हूँ, उस प्रयागराज की जय हो जहाँ इतना बड़े विशाल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आज श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। ब्रह्मादयो अप्यात्म कृत्रिम विहाय, भजन्ति पुण्यात्मक भागधेनु, यत्रोजिता दंडधरः स्वदंडम, स तीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ पर ब्रह्मा आदि भी अपने जो स्वाभाविक कार्य हैं उसको छोड़ देते हैं और उस तीर्थराज का सेवन करते हैं, जहाँ पर दंडधर स्वयं यमराज अपने कार्य को छोड़कर तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की मैं वंदना करती हूँ। आपके मतलब माइंड में कभी आया, दिमाग में कब आया कि मुझे इस तरह का एक किताब लिखनी चाहिए जो इतना पवित्र है कुंभ, उस पर मुझे किताब लिखनी चाहिए? कब आपके मन में? जी, इस तरह का विचार मेरे मन में 2006 से उत्पन्न हुआ, जब मेरे पतिदेव वहाँ पर कुंभ मेले में उप जिलाधिकारी, उप मेलाधिकारी कुंभ के रूप में कार्यरत थे और इसके पश्चात वह 2014 के कुंभ के आयोजन में भी अपर मेलाधिकारी पद पर थे, तो मेरा आना जाना लगा रहता था। कितने सालों का ये आपकी मेहनत, कितने सालों की मेहनत है इस यहाँ तक? हाँ, प्रेरणा तो मुझे 2006 से मिली, लेकिन मैंने इसको 3-4 सालों में पूरा किया है। आपके पति IAS हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं मऊ में, तो अक्सर ये होता है कि जब मैं हाईली पोस्ट पे हूँ तो आप घर को संभालें, इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन आप प्रोफेसर हैं, आप भी अपने कार्य क्षेत्रों में मैंने बहुत देखा है आपको महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, आप काम करते हैं महिला सुधारों के लिए, नारी शक्ति संस्थान की आप अध्यक्ष हैं, तो कैसे बैलेंस करती हैं? क्या पूरी आज़ादी साहब की तरफ से है? जी, पूरी तरह से उनका मेरे तरफ पूरा सपोर्ट रहता है और जो भी आज मैं हूँ सबका प्रेरणा स्रोत कहिए तो मेरे पतिदेव ही हैं। पतिदेव ही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये तमाम पतियों के लिए एक सबक भी है कि अगर हम सहयोग करें अपनी अर्धांगिनी को, अपने जीवन संगिनी को, तो इतिहास कुछ इस तरह से बनता है जैसा आजमगढ़ की बेटी ने बनाया। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को दूर से ही देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी पुस्तक का विमोचन किया, आप बहुत करीब थी, कैसा लग रहा था उस वक्त? क्या कहा मुख्यमंत्री जी? बहुत सुखद पल था मेरे लिए। शायद पतिदेव भी नहीं उतने करीब पहुंचे होंगे। जी, उन लोग तो प्रोटोकॉल में रहते हैं। जी। और ये मेरे लिए बहुत सुखद पल था कि मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ। मेरे लिए यह एक गौरव का विषय है, मेरे जनपद के लिए गौरव का विषय है और जगत के संस्कृत प्रेमियों के लिए यह एक विद्वत जन में गौरव का विषय है। तो उस दौरान क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी कुछ बातचीत भी हुई पुस्तक को लेकर के? पुस्तक में मुख्यमंत्री जी ने अपनी अनुशंसा देने की एक अपनी मतलब बात दोहराई है कि मैं इसमें अनुशंसा अपनी दूंगा और मेरी एक योजना है इस पुस्तक के प्रति। उन्होंने कहा भी है कि इसको हिंदी और संस्कृत, जैसे संस्कृत में है, हिंदी और इंग्लिश में इसका रूपांतरण, इंग्लिश में भी इसका रूपांतरण होगा। बेसिकली अभी फिलहाल ये संस्कृत के फॉर्मेट में है, आगे चल करके सबको हिंदी और अंग्रेजी में भी पढ़ने को मिल सकता है। जी, मेरी लोगों को और समझ में आएगा कि कुंभ क्या है ना, कुंभ की मीमांसा क्या है, अच्छी तरह से समझ में। आपकी पुस्तक में अखाड़ों के बारे में वर्णन किया गया है, उसके विषय में बताएं जरा। अखाड़ों का वर्णन जो है पुस्तक में हमने विस्तृत रूप से किया है, लेकिन मैं संक्षिप्त परिचय देना चाह रही हूँ कि अखाड़ों के स्नान के बिना
कोई भी कुंभ हो, चारों कुंभों में से उनका स्नान परिपूर्ण नहीं माना जाता है। और इसमें अखाड़ों का विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति की संरक्षा और सुरक्षा संवर्धन में विशेष योगदान रहता है। हमारे भारतीय संस्कृति को मतलब किस तरह से वो थोड़ा बताएं, उस पर प्रकाश डालें कि किस तरह से जो अखाड़े होते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा या उसके विस्तार के लिए काम करते हैं। पहले जो हमारे भारतीय संस्कृति पर हमले होते थे उससे बचने के लिए हमारे ये एक तरह से जो है अखाड़े तैयार किए गए हैं कि उनसे हम अपने को बचा सके, अपने संस्कृति की रक्षा कर सके। आपकी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावाद का समन्वय है कुंभ, इसके विषय में बताएं आखिर कैसे? धार्मिक सहिष्णुता जो हमारा भारत देश है यह धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सहिष्णु देश माना जाता है। यहाँ की यह महत्वपूर्ण विशेषता है, विविधता में एकता की संस्कृति दिखाई देती है और गंगा जमुनी तहजीब हम इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से आप एक उदाहरण ले सकते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने उद्धृत किया था कि हमारी जो संस्कृति है विविधता में एकता की है। त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमितमत पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्यादि ऋजकुटिलनाना पथजुषां निरामेको गम्यस्तमसि पैशाम अर्णव। जिस तरह हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन वह विभिन्न मतांतरों में भी उनका एक ही गंतव्य होता है, एक ही चरम स्थिति प्राप्त करने की होती है, वह है एकमात्र परम सत्ता। और जिस प्रकार से सारी नदियाँ टेढ़े मेढ़े मार्गों से होती हुई एक ही समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और उनका एक ही चरम प्राप्ति या एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना। मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी आप कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है और जहाँ पे सभी को जो इंड है जाना है, वहाँ तक जाने का एक गंतव्य है, सभी को एक ही पद पे जाना है, एक ही पद पर जाना है, रास्ते भले अलग अलग हों। आपसे एक और सवाल लूँगा कि जब आपकी पुस्तक का विमोचन हो रहा था उसी समय अक्षय वट जो तकरीबन बताया गया कि 450 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने उसको खुलवाया, तो क्या है अक्षय वट की कहानी, क्या है, किस तरह से लोग उसके बारे में जो किंवदंतियाँ कही जाती हैं, कहानियाँ प्रचलित हैं, उसके पीछे क्या तर्क है आपका और क्या आपने अपनी पुस्तक में अक्षय वट के बारे में कुछ लिखा है? अक्षय वट वहाँ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, धार्मिक वृक्ष भी है और उसके विषय में कहा जाता है कि अक्षय वट सृष्टि और प्रलय दोनों का साक्षी है। सृष्टि और प्रलय दोनों का साक्षी है। और एक मैं स्तुति के माध्यम से अक्षय वट को प्रणाम करती हूँ। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। बट के पत्ते पर श्री कृष्ण भगवान जब बाल्यावस्था में सोए हुए हैं तो वो कितने सुशोभित हो रहे हैं, उस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, अक्षय वट की कुछ और जैसे कुछ और चीज़ें अगर बता पाएँ ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ कि अक्षय वट है क्या। बस लोगों को एक चीज़ ये पता चल गई कि योगी जी ने अक्षय वट को 450 साल के बाद खुलवाया, थोड़ा सा और लोगों को जानने का मौका मिलेगा। अब अक्षय वट को लोग जाएं, श्रद्धालु लोग दर्शन करें, खुल गया है आम लोगों के लिए। और अक्षय वट का मतलब है जो क्षय न हो ऐसा वृक्ष है और अक्षय नाश ना हो, तो इसलिए वो अक्षय वट अच्छा ही है और हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, इसके प्रति हम श्रद्धावनत हैं। एक और सवाल लूँगा आपसे कि जैसे मान लीजिए बेसिकली आपकी पुस्तक अभी जिसका विमोचन हुआ है वो संस्कृत भाषा में है, ये बहुत सारे लोगों को या तो संस्कृत पढ़ते नहीं हैं या तो फिर उनका उसमें रुझान नहीं है, हो सकता है इस वजह से कम लोगों तक ये पहुंच पाए जो संस्कृत की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने बताया कि हिंदी और अंग्रेज़ी में भी इसका कन्वर्ट होगा, ये अनुवाद होगा, उसके बाद लोगों तक ये पहुंचेगा। तो जब हिंदी और अंग्रेज़ी में लोग इसको पढ़ेंगे तो बेसिकली उनको इस पुस्तक से क्या मिलेगा? जी, मेरी एक योजना है ओवरऑल क्या मिलेगा? संस्कृत जगत के लिए तो मेरी पुस्तक एक तरह से उपलब्धि होगी, लेकिन जो और भाषाओं के जानकार हैं जैसे हिंदी और अंग्रेजी के हैं जो देश विदेश में रह रहे हों, मैं चाहूँगी कि उनको भी इस पुस्तक का लाभ मिले। इसके लिए मेरी भविष्य में योजना है कि इसको मैं रूपांतरण करें। आपसे एक और सवाल लूँगा, आप संस्कृत में आपने किताब लिखी है, बहुत बड़ी बात है,
संस्कृत में इस तरह के जोखिम लेना, ठीक है, और इतने बड़े टॉपिक के ऊपर जोखिम लेना संस्कृत में। आज तक जो है अंग्रेजी जैसे ऑफिसेज वगैरह के जो भी वर्क होते हैं सारे इंग्लिश में होते हैं, है ना, हावी हो चुका है। उस दशा में आपको नहीं लगता कि हम अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं? क्या इसे भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इसके विषय में क्या कहना? आप प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं एक संस्कृत विभागाध्यक्षा होने के नाते और मेरी संस्कृत में रुचि होने के कारण संस्कृत के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा सकता है? शासन स्तर से भी क्या किया जा सकता है? शासन स्तर से इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरा प्रयास है। मैं संस्कृत भारती की जिला संयोजिका हूँ। ये हमारी अनमोल धरोहर है संस्कृत, हमारी मेरी संस्कृत मेरी देव भाषा है। हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हो, वेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, सब संस्कृत भाषा में निबद्ध है। लोगों की दूरी होती जा रही है, तो कैसे जागरूक किया जाए लोगों को इसके विषय में? संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और संस्कृत को एक जन भाषा बनाने का प्रयास करेंगे। संस्कृत को अभी नासा ने भी सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत जो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है और भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा मानी गई है। तो ऐसी भाषा का हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी, प्रार्थना करना चाहूँगी कि सब लोग संस्कृत में कम से कम अपने बच्चों को भी अपना संस्कृत वातावरण दें, जिससे बच्चे भी सुसंस्कृत हों, संस्कारित हों और एक अच्छे भविष्य की, एक सुसंस्कृत परिवार की नींव पड़ सके। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि संस्कृत से ही अपने संस्कार परिवार्जित होते हैं, संस्कार भी होते हैं और अपनी संस्कृति को, जो पौराणिक हमारी संस्कृति रही, उसको भी बचा के रखा जा सकता है। बिना संस्कृत के हम संस्कार को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे घर में संस्कृत का वातावरण है, संस्कृत से हम लोग संस्कृत निष्ठ हैं, तो हमारे बच्चे कहीं न कहीं अच्छे मार्ग पर चलेंगे, डगमग नहीं होंगे, वह विचलित नहीं होंगे भविष्य में। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। आप आजमगढ़ की बेटी हैं, आपने इतिहास रचा है कुंभ मीमांसा के माध्यम से। आप लगातार महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करती रहती हैं। क्या संदेश होगा आजमगढ़ की और देश की सभी समस्त पूरे देश की बेटियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, कोई भी पल आए, कोई भी कठिन क्षण हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सोना जब तक तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं है। और लड़कियों के लिए विशेष तौर से मैं कहूँगी, अपने को कभी भी कोमल या कमज़ोर न समझें, क्योंकि जो हिम्मत है अंदर उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। आपसे एक और सवाल लूँगा आखिर में, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या सोचती हैं आप कुंभ मीमांसा के बाद? क्या कुंभ मीमांसा के बाद तो मेरी अगली योजना है इसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, और इसके बाद योजनाएं जो हैं वह बस प्रभु कृपा पर निर्भर है। प्रभु की कृपा बनी रहे तो इतिहास आजमगढ़ की बेटी डॉक्टर वंदना द्विवेदी बनाती रहेंगी। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।